भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनावों के बाद दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर की घोषणा कर दी गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यह सीज फायर क्या होता है? क्या इसके लिए कोई कानून बना होता है? इसके साथ ही आपके जहन में और भी सवाल उठते हैं कि वास्तव में यह संघर्ष विराम या सीज फायर, युद्ध विराम और साथ साथ पीस ट्रीटी में क्या डिफरेंस होता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की न्यूज श्रृंखला में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और जानते हैं सीज फायर के साथ साथ अन्य कॉन्सेप्ट्स के भी बारे में। अब ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि दोनों ही देशों के बीच में जो तनाव बढ़े थे उसमें 10 मई को ये बात घोषित की गई, दोनों देशों के बीच में सीज फायर होगा शाम 5 बजे से। एक इसका टाइम बताया गया कि शाम 5 बजे से ये सीज फायर लागू होगा। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से संपर्क किया और कहा कि सीज फायर हम अपनी तरफ से चाहते हैं तो सीज फायर की घोषणा हो जाए। अब सीज फायर डिक्लेरेशन के बाद से दोनों देशों के बीच में 10 मई को शाम 5 बजे से ये स्थिति बनी हुई है। अब ऐसे में सीज फायर क्या होता है? तो दरअसल क्या ये एक स्थायी प्रावधान है या अस्थायी प्रावधान है, पहले तो इसको समझते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य इसमें कुछ अन्य ऐसे हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आर्मिस्टीज यानी कि युद्ध विराम होता है, साथ ही साथ पीस ट्रीटी अर्थात शांति संधि होती है। तो इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि जब सीज फायर होता है तो क्या युद्ध या शत्रुता का अंत हो गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए एक एक करके समझते हैं सभी पक्षों के ऊपर। तो देखिए, अगर हम बात करें संघर्ष विराम की, जो पहला कॉन्सेप्ट है यानी सीज फायर की, जो हालिया में भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिला है, तो देखिए तो द प्रैक्टिकल गाइड टू ह्यूमैनिटेरियन लॉ एक बुक है, इसमें ये कहा गया है ये एक ऐसा समझौता होता है जो कि एक बेहद अस्थायी समझौता होता है। यानी कि ये इसका टाइम कोई फिक्स नहीं है, टाइम भी इसका बहुत लिमिटेड होता है, अर्थात लंबे समय के लिए नहीं होता है। इसमें युद्ध में शामिल जो दो देश होते हैं या दो पक्ष होते हैं, इनके बीच में सभी सैन्य गतिविधियों को फिलहाल रोकने पर सहमति बन जाती है, रोक दिया जाता है। लेकिन इसमें जो टाइम होता है, जो समय होता है, वो निर्धारित होता है। साथ ही साथ ये एक विशेष क्षेत्र के लिए लागू होते हैं, इसका जो क्षेत्र होगा उसकी भी लिमिटेशंस होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अनऑफिशियल होता है और इसमें इनफॉर्मल होता है। अनऑफिशियल का मतलब कि ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक रूप से इसमें यह समझौता नहीं होता है, बल्कि कभी-कभी मौखिक रूप से भी सहमति बन जाती है। इसके अलावा अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक और औपचारिक में अंतर यह हुआ, औपचारिकता इसमें कोई नहीं होती है, अर्थात इसमें कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं होता है, इसमें कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं होती, लीगल बाइंडिंग नहीं होती, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है, सीमित समय के लिए होता है। यही चीज अगर लंबे समय के लिए ये होता, लिखित लीगल बाइंडिंग होती, और हम कह सकते हैं कि इसमें अगर औपचारिकताएं बनाई गई होती तो वो चीजें हम कह सकते हैं कि ज्यादा स्थायी होती। तो इस तरह से इसका जो नेचर होगा वो अस्थायी भी होता है। अब उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है कि वर्तमान में जो युद्ध की कंडीशन बनी होती है उसको पूरी तरह से समाप्त करना नहीं होता है, बल्कि जो सैन्य कार्रवाई है उसको अस्थायी रूप से रोकना ही इसका उद्देश्य होता है, ताकि उस ड्यूरेशन में जो संघर्ष विराम की स्थिति होती है उस कंडीशन में जो घायल लोग हैं उनको अपने जगह पर ले जाया जा सके, या फिलहाल जो स्थिति बेकाबू हुई है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो संघर्ष विराम का नेचर अगर हम देखें तो केवल अस्थायी रोक के रूप में, यानी टेम्पररी सस्पेंशन के तौर पर इसको देखा जाता है। साथ ही साथ दोनों पक्ष अभी भी ऐसा नहीं है कि उनके बीच में विरोध नहीं है, विरोध वैसा का वैसा ही होता है, सिर्फ टेम्पररी तौर पर सस्पेंशन की स्थिति होती है, अर्थात अस्थायी तौर पर उस कंडीशन को रोका जाता है। शांति संधि यानी जो पीस ट्रीटी होती है वो यहां पर नहीं होती है, कोई भी लीगल पीस एग्रीमेंट यहां पर देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक बेहद अस्थायी, कम समय के लिए फिलहाल की स्थिति को कंट्रोल करने की एक सिचुएशन होती है, जिसको हम सीज फायर के नाम से जानते हैं। तो ट्रूस भी कहा जाता है, कहीं कहीं आप देखेंगे इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? वो कहता है कि सीज फायर या संघर्ष विराम एक अस्थायी और कम औपचारिक समझौता होता है, और इसकी तुलना में जो युद्ध विराम होता है जिसको आर्मिस्टीज कहते हैं, और शांति संधि यानी पीस ट्रीटी जो होता है वो ज्यादा औपचारिक होता है। औपचारिक का मतलब कि वहां पर लिखित तौर पर चीजें सामने आएंगी, लिखित तौर पर वहां पर हस्ताक्षर किया जाएगा, उसका टाइम भी लंबा होगा, उसमें किसी तीसरे पक्ष की जैसे यूएन जैसी संस्था का इंटरफियर भी कभी कभी हो सकता है, और कानूनी रूप से वो चीजें बाध्यकारी होती हैं। जहां पर किसी भी प्रकार की कानून की बाध्यता नहीं होगी, लीगल बाइंडिंग नहीं होगी, तो वहां पर चीजें बेहद अस्थायी होंगी। तो सीज फायर एक अस्थायी और कम समय के लिए प्रक्रिया है। दूसरा आता है आपका कि यूएन चार्टर से पहले की कंडीशन क्या थी और अब क्या कंडीशन है, इसको आप जरा सा ध्यान दें। दरअसल आप देखेंगे जो यूएन चार्टर था 1945 से पहले जब ये नहीं आया था, तो वहां पर चाहे वो संघर्ष विराम हो यानी सीज फायर हो, युद्ध विराम यानी आर्मिस्टीज हो, या शांति संधि यानी पीस ट्रीटी हो,
ये जो शब्द थे, ये सारे शब्द अलग अलग थे, इनकी अलग अलग व्याख्या थी, अलग अलग अर्थ थे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर जब लागू हुआ, तो यूएन चार्टर लागू होने के बाद आप देखेंगे जो सीज फायर शब्द का उपयोग है वो बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से होने लगा। और इससे क्या हुआ, लचीले ढंग से उपयोग होने की वजह से कई बार सीज फायर, आर्मिस्टीज और पीस ट्रीटी, इसमें जो स्पष्ट अंतर दिखाई देता था वो अंतर धुंधला हो गया। कई बार एक की जगह दूसरे शब्द का इस्तेमाल होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि इनके बीच में जो स्पष्ट तौर पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस खत्म हो गए, इसके लचीले फ्लेक्सिबल तरीके से इस्तेमाल की वजह से। लेकिन इनके बीच में अंतर है, वो अंतर क्या है, तो यहाँ एक एक करके हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीन चीजें आपको बताई जा रही हैं। जैसा कि सीज फायर के बारे में आपको बताया ही गया कि इसका उद्देश्य क्या होता है, तो युद्ध के तहत राहत देना ही इसका उद्देश्य होता है, ताकि मानवीय कार्यों के लिए अस्थायी तौर पर एक विराम की स्थिति मिल जाए, जिसमें कि मानवीय कार्य किए जा सके, लोगों की जान माल की रक्षा की जा सके। जैसे आप देखें क्रिसमस, इसके लिए एक शब्द क्रिसमस ट्रूस एक इसका एग्जाम्पल है। जैसे कि 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध का समय था, तो उस दौरान ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने 25 दिसंबर की एक लड़ाई जो लड़ाई चल रही थी, उसमें 25 दिसंबर की एक ऐसी तिथि थी जिसमें कि दोनों पक्षों ने यह निर्धारित किया कि हम इस दिन लड़ाई नहीं करेंगे। इसका मतलब इसके लिए हम एक सीज फायर के तौर पर या ट्रूस के तौर पर, ट्रूस भी इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर वो कंडीशन देखते हैं कि दोनों ही पक्ष इसके लिए तैयार हो गए। और वहां पर ट्रूस या सीज फायर की स्थिति देखने को मिली कि 25 दिसंबर को युद्ध नहीं हुआ, उपहारों का लेन देन हुआ और साथ साथ फुटबॉल मैच भी खेले गए। वहीं पर ये बेहद, चूंकि क्या होती है, पहली कंडीशन क्या होती है सीज फायर की, अस्थायी प्रक्रिया होती है। म्यूचुअल एक सहमति बन गई कि इस दिन हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। वहीं पर जब आर्मिस्टीज की बात आती है, तो आर्मिस्टीज की स्थिति में आप देखेंगे कि ये एक औपचारिक समझौता होता है। ये अगर स्थायित्व के मामले में देखें तो सीज फायर से थोड़े थोड़े ज्यादा इसमें औपचारिकताएं होती हैं। दोनों पक्षों द्वारा जो समझौता होगा उसमें हस्ताक्षर किए जाएंगे, लिखित रूप में ये चीजें तय होंगी। और यहां पर अगर देखें, ये एक बड़ी राजनीतिक या सैन्य संधि हो सकती है, दोनों पक्षों की सहमति इस पे बनती है। जैसे आप देखें जो प्रथम विश्व युद्ध था, 11 नवंबर 1918 को अंत में संधि आती है, वर्साई की संधि। लेकिन 11 नवंबर 1918 को आप देखेंगे आर्मिस्टिस, यानी जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में युद्ध खत्म हो गया, लेकिन शांति संधि बाद में होती है। लेकिन ये 11 नवंबर 1918 की जो तिथि है, जब ये तय हुआ कि हम भविष्य में एक ट्रीटी पे साइन करेंगे, एक संधि पर हस्ताक्षर करेंगे और उन सारी चीजों का मसौदा बाद में तैयार होगा। लेकिन इस पर जो सहमति बन गई, हस्ताक्षर हो गया कि हाँ हम ट्रीटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो चीज आई 11 नवंबर 1918 को। तो ये कंडीशन आ गई आर्मिस्टिस की। अब ये कंडीशन जो है वो संघर्ष विराम यानी सीज फायर से थोड़ा ज्यादा औपचारिक होती है चीजें। इसमें चीजें आपको हस्ताक्षरित होंगी, इसमें टाइम भी निर्धारित हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ट्रीटी की कंडीशन आती है, जो पीस ट्रीटी की कंडीशन आती है, शांति समझौते की कंडीशन आती है, उससे एक चरण पहले की स्थिति ये होती है। वहीं पर अगर पीस ट्रीटी की बात करें, तो पीस ट्रीटी में क्या होता है, ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि एक कानूनी दस्तावेज होता है, पूरी तरह से अमली जामा, इसको कानूनी जामा पहनाया जाता है और अंतरराष्ट्रीय कानून में ये मान्य होता है। इसके अलावा अगर देखें तो ये पूरा जो युद्ध होता है, उस पूरे युद्ध का समाधान पीस ट्रीटी में यहाँ पर होता है। उसमें सारी बातें निर्धारित कर ली जाती हैं, किस देश को कितनी क्षति हुई उसकी क्षतिपूर्ति उसको दे दी जाएगी, कितना भूभाग किसको देना है वो तय होगा, मुआवजा किसको प्राप्त होना है ये बातें तय हो जाएंगी। और ये सारी चीजें पूरी तरह से एक फ्रेम में होंगी, कानूनी रूप में होंगी, जिससे कि सभी दोनों ही पक्ष सहमत होते हैं और उसके आधार पर ये फाइनल निर्णय होता है। तो हम क्या, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए जो वर्साई की संधि थी, वर्साई की संधि 1919 में जो हुई जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच में, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद कानूनी रूप से युद्ध को समाप्त किया गया वर्साई की संधि से। हालांकि उससे पहले 11 नवंबर 1918 की जो तिथि थी वो एक आर्मिस्टीज थी, जिसमें यह बात तय हुई थी कि हम एक पीस ट्रीटी की तरफ बढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में या युद्ध करने वाले दो पक्षों के बीच में जो पीस ट्रीटी होती है, वो एक फाइनल निर्णय होता है शांति समझौते की दिशा में। ये स्पष्ट तौर पर आप अंतर यहां पर समझ जाइए। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा अंतर होता है, जो पीस ट्रीटी होती है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। अगर इसका उल्लंघन कोई करता है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत भी वो उल्लंघन माना जाता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आप जा सकते हैं, आपके ऊपर अंतरराष्ट्रीय जितने भी बैन होते हैं वो लगाए जा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, सीज फायर समझौतों में शामिल कुछ बिंदु होते हैं। क्या क्या बिंदु होते हैं? सबसे पहले तो एक इसके आरंभ का समय होता है, स्टार्ट टाइम होता है, एक तिथि। जैसे भारत पाक के संदर्भ में ही आप देखिए, तिथि निर्धारित की गई कि भारत और पाकिस्तान 5 बजे से, यानी कि टाइम भी डिसाइड हो गया और 10 मई यानी तिथि भी डिसाइड हो गई, इस टाइम से सीज फायर दोनों देशों के बीच में लागू होगा। साथ ही साथ
कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें उसकी पहचान की जाती है, जो पूरी तरह से क्या होंगे, प्रोहिबिटेड एक्ट्स होंगे, यानी कि निषिद्ध कार्य होंगे। अब इसमें यह कहा जाता है कि दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे, यानी कि जो ड्रोन से हमले हो रहे थे या मिसाइल से हमले हो रहे थे या जल में या थल में या जो शेलिंग हो रही थी, इन सारी चीजों को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। तो सैन्य कार्य तो रोके ही जाएंगे, साथ साथ जो असैन्य या गैर सैन्य कार्य थे, जिसमें कि एक दूसरे को धमकी देना, एक दूसरे धमकी भरे बयान जारी करना, प्रोपेगेंडा, भड़काऊ प्रचार करना एक दूसरे के खिलाफ, या सोशल मीडिया पर उत्तेजना फैलाना, इन सारी चीजों पर भी, इसको भी प्रोहिबिटेड एक्ट्स के अंतर्गत इस पे भी रोक लगाया जाता है जब सीज फायर होता है। तीसरी बात आती है कि जो सेपरेशन ऑफ फोर्सेस होता है, इसका मतलब जो बल होते हैं दोनों साइड की जो फोर्स होंगी, उनको सेपरेट किया जाता है। एक लाइन डिसाइड जो होगी, जो सीज फायर लाइन जिसको हम बोलते हैं, उसके पीछे अपनी अपनी सेनाओं को जाने को बोला जाता है। इसके अलावा एक बफर जोन बनाया जाता है, यानी कि अगर दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा है, ये सेना यहां तक आई है, ये सेना यहां तक आई है, तो इन लोगों को पीछे हटने को बोला जाएगा और बीच का एक ऐसा जोन होगा जो बफर जोन होगा, यानी कि यहां पर दोनों के बीच में एक दूरी बनाने के लिए ऐसा जोन बना दिया जाता है कि यहां पर कोई भी गतिविधि नहीं होगी। इसके अलावा इसकी निगरानी की एक व्यवस्था की जाती है, यानी कि मॉनिटरिंग की जाती है। इसके लिए एक संयुक्त निगरानी आयोग बनाया जाता है, यानी कि ज्वाइंट मॉनिटरिंग कमीशन बनाया जाता है। साथ ही साथ कभी कभी यह भी देखने को मिलता है कि यूएन पीस कीपिंग भी, उसके द्वारा भी यहाँ पर निगरानी की जाती है सीज फायर की कंडीशन में। अगली अगर बात देखें तो इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रावधान होते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए भारत पाक के बीच में युद्ध हो रहा है, एक दूसरे के क्षेत्र में अगर कोई लड़ाकू विमान गया, वहां पर अगर कोई सैनिक गिरता है, क्षतिग्रस्त होता है, तो अगर वो युद्धबंदी है तो उस युद्धबंदी को वापस भी किया जाता है। साथ ही साथ विस्थापित लोगों की, जैसे बॉर्डर पर जब शेलिंग हो रही थी तो बहुत सारे लोग थे अपने घरों को छोड़कर विस्थापित हो गए थे, तो उन विस्थापितों को, वो जो रिफ्यूजीज थे जो रिटर्न होते हैं फिर से अपने घरों की तरफ, तो विस्थापित लोग अपने घरों की तरफ भी जाते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए जो क्षतिपूर्ति होती है और संपत्ति होती है, उसको वापस भी करने की यहाँ पर व्यवस्था होती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि यहाँ पर जब सीज फायर का उल्लंघन होता है तो उसमें अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहते हैं, उसमें अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत क्या व्यवस्था है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो एक हेग रेगुलेशन 1910 का है, वैसे तो 1907 में ही तैयार हो गया था, लेकिन भारत जैसे देशों के लिए 1910 में ये आता है, तो इसीलिए ये वर्ड प्रयोग किया जाता है। इसमें जो कानूनी प्रावधान है वो अंतरराष्ट्रीय रूप में वो क्या तय किए गए थे, दो देशों के बीच में अगर युद्ध होता है तो उसके बाद उसमें शांति बनाने के लिए। एक तो है कानूनी प्रभाव के तौर पर अगर आप देखें तो सीज फायर जो होता है, ये कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। इसलिए क्या अगर कोई सीज फायर का उल्लंघन करे तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जाया जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं, चूंकि ये एक स्थायी प्रावधान ही नहीं है, स्थायी संधि ही नहीं है, तो इसका उल्लंघन अगर होता भी है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर, एक समझौते के तौर पर, ओरल मौखिक समझौते के तौर पर इसको देखा जाता है, पूरी तरह से अनौपचारिक व्यवस्था होती है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में सीधा मुकदमा नहीं किया जा सकता। दूसरा बिंदु है अनुच्छेद 36 कहता है कि यदि सीज फायर की अवधि तय नहीं है, यानी इसकी टाइमलाइन अगर फिक्स नहीं है, तो ऐसी दशा में कोई भी पक्ष अगर दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू करने की अगर उसकी इच्छा होती है तो वो कर सकता है। इसमें बाध्यकारी नहीं है कि कोई फिर से अपनी कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता है पहले, लेकिन दूसरे जो आपका एनिमी है कंट्री, उसको आपको सूचित करना होगा, और आपको लगता है कि उसकी ऐसी उसके द्वारा की गई हरकतें ऐसी है तो आप दोबारा शुद्ध जो पहले की दशा था अटैक आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 40 ये कहता है कि एक पक्ष द्वारा सीज फायर का अगर गंभीर उल्लंघन हो रहा है, इसके लिए शर्त बताई जाती है अनुच्छेद 40 में कि अगर कोई भी एक पक्ष अगर गंभीर उल्लंघन कर रहा है तो दूसरा पक्ष संघर्ष फिर से शुरू कर सकता है। इसमें कोई बाध्यकारी नहीं है कि संघर्ष नहीं शुरू करना है। इस सारी कंडीशन है अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सीज फायर की कंडीशन में। अनुच्छेद 41 क्या कहता है कि अगर कोई निजी व्यक्ति यानी नॉन स्टेट एक्टर कोई है, जैसे मान लीजिए कोई आतंकी संगठन है, वो अगर हमला कर देता है, अगर ए कंट्री का आतंकी संगठन बी कंट्री के ऊपर अगर अटैक कर देता है, तो बी कंट्री उससे प्रभावित हो रही है, तो बी कंट्री जो है, जो प्रभावित हो रही है, जो पीड़ित पक्ष है, वो दंड या मुआवजे की मांग कर सकता है ए कंट्री से कि हमारे यहां पर इतना ज्यादा हताहत हुए लोग, इतनी ज्यादा क्षति हुई, इस हिसाब से दंड भी लगाया जा सकता है और मांग भी की जा सकती है। तो निष्कर्ष के रूप में अगर हम बात करें तो सीज फायर संघर्ष और शांति के बीच में कड़ी के तौर पर देखा जाता है। ये न तो संघर्ष का अंत होता है और न ही कोई समाधान होता है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि एक ऐसा अवसर होता है जिसमें निर्दोष लोगों की जान को बचाया जाता है, आगे के लिए बेहतर भविष्य को तलाशा जाता है। फिलहाल की जो एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल्ड किया जाता है। ये अंतर है इन दोनों तीनों में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अंत में आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। हैग विनियमन 1910 के अनुच्छेद 40 के अनुसार संघर्ष विराम के गंभीर उल्लंघन की स्थिति में
क्या किया जा सकता है? विकल्प आपके सामने है। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि शांति वार्ता अनिवार्य हो जाती है, दूसरा पक्ष संघर्ष विराम को समाप्त कर सकता है। सी है विकल्प युद्ध समाप्त मान लिया जाता है, या डी है उल्लंघनकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।